विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अमेरिका की कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट की शक्तियां और कार्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है, जिसका प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा है और कांग्रेस का द्वितीय सदन सीनेट है, जो उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। आज हम अमेरिका कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट की शक्तियों पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। अमेरिका सीनेट की प्रमुख शक्तियां और कार्य इस प्रकार हैं। अमेरिका सीनेट की प्रमुख शक्तियां इस प्रकार हैं। पहली, कानून निर्माण संबंधी शक्तियां। दूसरी, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तीसरी, अन्वेषण की शक्ति। चौथी, न्यायिक शक्तियां। और पांचवी, अन्य शक्तियों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कानून निर्माण संबंधी शक्तियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमेरिका सीनेट की कानून निर्माण संबंधी शक्ति। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है और सामान्यतः वर्तमान समय में प्रजातंत्रात्मक देशों में व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को कानून निर्माण में गौण स्थिति ही प्राप्त होती है, लेकिन अमेरिकी सीनेट के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है। सीनेट की कानून निर्माण संबंधी शक्तियों का विवेचन साधारण विधेयकों, संवैधानिक विधेयकों और विधि विधेयकों के संबंध में पृथक पृथक किया जा सकता है। साधारण विधेयक के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के बिल्कुल समान शक्तियां प्राप्त हैं। साधारण विधेयक में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और वे तब तक पारित नहीं समझे जाते जब तक कि दोनों सदन उन्हें स्वीकार न कर ले। संवैधानिक विधेयकों के संबंध में भी दोनों की स्थिति पूर्णतः समान है। संविधान में संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और ऐसा प्रत्येक विधेयक पारित समझे जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे दोनों सदन अपने अपने 2/3 बहुमत से पारित करें। वित्तीय विधेयकों के संबंध में संविधान प्रतिनिधि सभा को अवश्य ही कुछ स्थिति प्रदान करता है। संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयकों का सूत्रपात प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता है, सीनेट में नहीं। किंतु संविधान ये भी कहता है कि सीनेट वित्तीय विधेयकों में अन्य विधेयकों की भांति संशोधन कर सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है, और वित्तीय विधेयक तभी पारित समझा जाएगा जब कांग्रेस के दोनों सदन उसे स्वीकृति प्रदान कर दें। सीनेट ने वित्तीय विधेयकों के संशोधन करने के अधिकार का अर्थ ये लगाया है कि वह उसके पास भेजे गए बजट या अन्य विधेयक को नए सिरे से बनाने का अधिकार रखती है। कभी कभी तो सीनेट किसी वित्तीय विधेयक को इतना संशोधित और परिवर्तित कर देती है कि संबंधित विधेयक के शीर्षक के अतिरिक्त और सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। मुनरो के शब्दों में सीनेट वह कार्य करने लगी है जैसे संविधान नहीं चाहता था कि वह करे। इस प्रकार वित्त विधेयक के संबंध में सीनेट की स्थिति सैद्धांतिक दृष्टि से गौण है, व्यवहार में नहीं। इसके अतिरिक्त व्यवहार में एक बात ने तीन ही प्रकार के विधेयकों के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा में उच्च स्थिति प्रदान कर दी है। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो ये विधेयक सम्मेलन समिति को सौंपा जाता है, जिसमें दोनों सदनों के बराबर की संख्या में प्राय 3-3 सदस्य होते हैं, और सम्मेलन समिति
दोनों सदनों में समझौता कराने का प्रयत्न करती है। व्यवहार में सीनेट के सदस्य अधिक योग्य, अनुभवी और कार्यकुशल होते हैं और समझौता बहुत कुछ सीमा तक उसी रूप में संपन्न हो जाता है जिस रूप में सीनेट चाहती है। सीनेट का दूसरा प्रमुख कार्य कार्यपालिका संबंधी। सीनेट को न केवल व्यवस्थापन वरना प्रशासनिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। कार्यपालिका के क्षेत्र में उसकी शक्तियां प्रतिनिधि सभा की तुलना में निश्चित रूप से बहुत बढ़कर हैं। कार्यपालिका के क्षेत्र में उसकी प्रमुख शक्तियां 3 हैं। कार्यपालिका के क्षेत्र में उसकी प्रथम शक्ति नियुक्तियों के पुष्टिकरण से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां तभी वैध होती हैं जब सीनेट के द्वारा अपने साधारण बहुमत से उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। राष्ट्रपति 2 प्रकार की नियुक्तियां कर सकता है। पहली प्रकार की वे नियुक्तियां हैं जो सारे राष्ट्र से संबंधित होती हैं, जैसे राजदूत, मंत्रिमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च सैनिक अधिकारी आदि हैं। दूसरी प्रकार की नियुक्तियां उन संघीय अधिकारियों की होती हैं जो किसी राज्य में की जाती हैं, जैसे संघीय जिला न्यायाधीश, पोस्ट मास्टरों के कुछ वर्ग या जिला न्यायालय या मार्शल इत्यादि। पहली प्रकार की नियुक्तियां सामान्यतः सीनेट के द्वारा इस आशा के साथ स्वीकार कर ली जाती है कि राष्ट्रपति दूसरी श्रेणी की नियुक्तियों में उससे परामर्श करें। वर्तमान समय में अमेरिका में सीनेटीय शिष्टता का नियम प्रचलित है, जिसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति जिस राज्य में नियुक्तियां करें उस राज्य के वरिष्ठ सीनेटर से परामर्श कर ले। यदि वरिष्ठ सीनेटर उसके दल से संबंधित नहीं है तो उसके द्वारा कनिष्ठ सीनेटर से परामर्श किया जाता है। यदि दोनों ही सीनेटर राष्ट्रपति के दल से संबंधित नहीं है तो वह सीनेटरों से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु व्यवहार में राष्ट्रपति उस राज्य के सीनेटरों से परामर्श कर लेता है, चाहे वे विरोधी दल के ही हों, जिससे सीनेट में उन नियुक्तियों का विरोध न हो। कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की दूसरी अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण शक्ति संधियों के विषय में है। संधियों के संबंध में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियां उस समय तक लागू नहीं समझी जाएंगी जब तक कि सीनेट उन्हें 2/3 बहुमत से स्वीकार न कर ले। सीनेट की यह शक्ति महत्वपूर्ण है। सीनेट अपनी इस शक्ति के आधार पर वैदेशिक संबंधों के संचालन में राष्ट्रपति की भागीदार बन गई है। सीनेट अपनी शक्ति के संबंध में सदैव ही सचेत रही है। सीनेट की तीसरी कार्यपालिका शक्ति युद्ध की घोषणा से संबंधित है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। सीनेट अपनी प्रथम 2 कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग तो अकेले ही करती है, किंतु तीसरी शक्ति का प्रयोग उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर किया जाता है। अब हम सीनेट की तीसरी शक्ति देखते हैं, अन्वेषण की शक्ति। सीनेट को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति अन्वेषण या जांच के संबंध में प्राप्त है। संविधान के द्वारा तो सीनेट को व्यवस्थापन संबंधी कार्यों के लिए ही अन्वेषण की शक्ति प्रदान की गई थी, किंतु सीनेट ने अपनी शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की व्यापक जांच की है। सीनेट के इन अन्वेषणों को इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में प्रशासनिक भ्रष्टताओं को प्रकाश में लाने का ये एकमात्र साधन है। वाटरगेट कांड के सत्यों को प्रकाश में लाने के लिए सीनेटर जेम्स इरविन की अध्यक्षता में सीनेट की न्यायिक समिति ने जांच कार्य किया था। अब देखते हैं सीनेट की न्यायिक शक्तियाँ। चौथी प्रमुख शक्ति न्यायिक शक्ति है। सीनेट को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है, जिनमें सबसे प्रमुख महाभियोग की जांच का अधिकार है। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक अधिकारियों या न्यायाधीशों पर देशद्रोह,
भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराध के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की सुनवाई सीनेट में होती है और वही उस पर अपना निर्णय देती है। महाभियोग की सुनवाई करते हुए ये न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य जैसे आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना, उन्हें शपथ दिलाना आदि करती है। महाभियोग की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। अपराध सिद्धि के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अभी तक सीनेट के द्वारा कुल 12 बार महाभियोग प्रस्तावों की जांच की। इनमें से 4 बार महाभियोगों का प्रस्ताव पारित किया। ब्राइस ने महाभियोग को कांग्रेस के शस्त्रागार का सबसे भारी शस्त्र कहा। सीनेट की अन्य शक्तियां। सीनेट को कुछ शक्तियां और भी प्राप्त है। वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किए गए मतदान की गणना करती है और निर्वाचन परिणाम की घोषणा करती है। विशेष दशाओं में वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को पूर्ण संख्या का बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 2 उम्मीदवारों में से एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। सीनेट को अपने सदस्यों के निर्वाचन और उनकी योग्यता के संबंध में उठाए गए प्रश्नों के निर्णय का भी अधिकार प्राप्त है।